अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म की वो मुलाकात जिसका बड़ा चर्चा था, जिससे बड़ी कोई ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, और हम कल भी यही कह रहे थे कि मोस्टली गुफ्तगू यही हो रही थी कि टाइम टाइम कुछ होगा, वही हुआ। एक रस्मी मुलाकात हुई, जिस नाश्ते का हमने जिक्र सुना वो नाश्ता भी शायद पानी का एक गिलास ही था। सर्द चेहरे, सर्द बॉडी लैंग्वेज, कोई गर्मजोशी इस तरह की देखने में नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज बीजेपी की एक बहुत बड़ी रैली निकाली और उन्होंने टारगेट किया मनमोहन सिंह को इस बात पर कि उनका रवैया और लहजा बड़ा सॉफ्ट रहा पाकिस्तान के लिए, और हैरत है कि मनमोहन सिंह की जो कड़वी बातें हमने सुनी उसको भी वो नरम बातें कह रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे आज पेशावर में जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, 40 से ज़्यादा लोग हलाकत बताई जा रही है, हलाकतों में इजाफे का अंदेशा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। जिस गैर मुल्की हाथ का हम जिक्र सुनते आए हैं, वो गैर मुल्की हाथ आखिर कौन सा है, उसका एक सबूत कम अज़ कम आज हमने तलाश किया है। आप तलाश की दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पे देखेंगे। कराची का ऑपरेशन हो रहा है, पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने हैं, भारतीय प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। इन तमाम चैलेंजेस के लिए हम किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हाफिज़ सलमान भट्ट साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और सेनेटर साहब से सवाल गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस्लामाबाद से आप हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, फरमाइएगा कि ये तमाम चैलेंजेस जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, एक तरफ इनको देखिए, उसके बाद फिर हमारी तैयारियां आपको क्या नजर आती हैं? थैंक यू वेरी मच अनीक साहब। पहले तो आपने मनमोहन साहब का नाम लिया, मैं पाकिस्तान की कौम की तरफ से उनके इस बयान की मजम्मत करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर ने यह कहा है कि बॉम्बे अटैक्स और अफजल गुरु की फांसी गलत थी और वो उनका अपना प्लान था। उनकी आर्मी के एक कर्नल ने यह कहा है कि उन्होंने हमला किया था जो समझौता एक्सप्रेस पे हुआ था। उनके आर्मी चीफ साबिक जो है, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में मुदाखलत करते रहे हैं। तो उनको मैं आईना दिखा रहा हूं कि वो खुद सोचें कि टेररिस्ट कौन है। हमारे यहाँ जो भी इल्जामात उन्होंने लगाए, कभी कोई इल्जाम ना वो साबित कर सकें। और डॉक्टर साहब, फिर मेरा ख्याल है कि शायद अब डिफेंसिव होने का टाइम भी गुजर गया हुआ है। आज इसी प्रोग्राम में आप भी वो सबूत देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो भारतीय जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, विद प्रूफ, तस्वीरों के साथ आप देखेंगे। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ कि क्या हम वो चैलेंजेस जिनका पाकिस्तान को सामना है, और वो चैलेंजेस मैं इशारा दे देता हूं कौम को खुला कि जो मार्च अगले साल से लेके अक्टूबर के दरमियान आएंगे, आप देखते जाएंगे उनकी तैयारी है या नहीं है। अगर तो तैयारी से मुराद जेल लगाना है, टाई बांधना है, सूट बांधना है, जहाज ले जाना है, कोई एंटरेज साथ रखना है और फोटो ऑप्शंस हैं, तो उसकी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले 5 साल भी तैयार थे और अभी भी हम भरपूर तरीके से तैयारी में नजर आते हैं। लेकिन अगर उन चैलेंजेस को 2 तरीके से हमने निपटना है, एक तो ये स्ट्रेटेजिकली आलमी सतह के ऊपर और रीजनल कोई अलायंस करके, उसकी मुझे कोई तैयारी बदकिस्मती के साथ नजर नहीं आती। खुदा करे कि कोई ऐसा सीक्रेट प्लान हो जिसमें मैजिक वॉन्ड भी हो गवर्नमेंट के पास, वो सारे मसाइल हल करने का कोई प्लान बना के बैठी हुई हो, तो मैं उस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दूसरी, अगर तैयारी कौम को इकट्ठा करके साथ ले जाना है, और फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो 3 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को अंदर से मार पड़ रही है। हम तो बैरूनी दुश्मन तलाश आपने किया, आपकी तलाश कामयाब रही, ये बहुत अच्छी बात है, और कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आलमी सतह के ऊपर भी हमारी वजारत खारजा अगर ख्वाब खरगोश के मजे लेने छोड़ेगी, तो आपकी तलाश के जरिए से जो कुछ सामने आ रहा है वो दुनिया टीवी के हवाले से भी नहीं, अपने हवाले से भी उसको और आपके हवाले से भी दुनिया में बताएगी और दिखाएगी और उठाएगी, जिस तरह हर वक्त इंडिया का मीडिया भी उठाता है। और फिर उसकी गवर्नमेंट पहले उनको टिप देती है और उसके बाद वो ढोल बजाना शुरू कर देती है पाकिस्तान के खिलाफ। वो तैयारी इसलिए नजर नहीं आती कि एपीसी वॉज अ गुड ओमन, और एपीसी में ये फैसला लिया कि आप हमें मैंडेट दीजिए। भाई खुदा के बंदो, पाकिस्तान की कौम, आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, कुछ लोग एतराज भी करते हैं। फर्ज किया आपको मैंडेट मिला और आप मैंडेट लेने के बाद ओथ भी ले चुके हैं, तो और कौन सा मैंडेट चाहिए? फिर आपने अगर पॉलिटिकल इंटेंट का इजहार करवाना था कि आपके पीछे बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस खड़ी हैं, तो वो भी आपने करवा लिया। आप तो अलिफ बे ही नहीं शुरू कर सके। आप जरा देखिए, एक आदमी है उनके जो वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें की जो बड़ी माकूल बातें थी जब एपीसी के बाद उन्होंने, उसके बाद जो वजीरों ने शुरू किया है उसके ऊपर शोर शराबा, हर रोज एक आदमी का बयान आता है, कल समेत आज समेत, और किसी को कोई मालूम नहीं है कि किस सिमत में हमने बढ़ना है।
और जिनसे गुफ्तगू करनी है, क्या वो आप टेलीविजन पे खड़े होकर कहेंगे कि हम गुफ्तगू करने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको इस्तकबाल के लिए हार लेके खड़े हो जाएंगे? कहाँ है वो मास्टर प्लान जिसके बारे में आप कहते थे कि हम प्लान बना चुके हैं इलेक्शन मुहिम के दौरान, और जो ही हम इख्तियार में आएंगे, इख्तियार में आएंगे, सिंहासन पे बैठेंगे, और जो ही हमारे पास पावर आएगी तो आप देखिए कि तब्दीली शुरू हो जाएगी। मैं लिविंग असाइड एवरी अदर इशू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू टुडे इज, अभी एक माँ आपका ही टीवी दिखा रहा था, मैं थोड़ी देर पहले अपने दूसरे वकालती दफ्तर में बैठा हुआ था, तो वहां पे मैंने देखा और इतना जो बैठे हुए थे उनका भी दिल पसीज गया जिस माँ ने ये सवाल उठाया था। आपको मालूम है जो फ़ारेनहाइट 9/11 है उसका आगाज ही इस होता है कि एक माँ खड़ी बगदाद में जब बमबारी होती है अमरीकी, तो वो कह रही है कि वैनक या रब, कि मेरे खुदा तू कहाँ है। ये माँ जो आज पेशावर में बोल रही थी, इसके भी लफ्ज अपने थे और लहजा उर्दू का था, लेकिन इसका सवाल भी वो वाइनक किया रब के ऐ मेरे रब, और वो यही कर सकती तो थी कि वो वोटर थी, वो वोट दे सकती थी, जो उसने दे दिया। हाफिज साहब को इंक्लूड करूंगा। हाफिज साहब, आप बताइए कि एक आम पाकिस्तानी वोट दे सकता है और वो क्या करे, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आगे की प्लानिंग कुछ नजर नहीं आती। बलूचिस्तान में वजीर दाखिला ऐवान में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि हम इमदादी सामान तक नहीं पहुंचा सकते, ड्रॉप किया जा रहा है C-130 से। हाफिज साहब कहां खड़े हैं, बताएं। देखिए, ये जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि मुल्क के जो हालात हैं, कराची, बलूचिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और कहीं कहीं हमारे दीगर मामलात भी पूरे मुल्क के अंदर होते हैं, और दूसरी तरफ हम भारत का उसमें हाथ भी हमारे सामने आता है, साबितशुदा चीज़ें। अब ये तो आप एक चीज़ दिखाएंगे, देखते हैं क्या है, लेकिन एजेंसीज़ को, हुकूमतों को तो ये पता है कौन कहाँ पर कितना सपोर्ट कर रहा है किसको। मैं समझता हूँ कि हमें अब कौम को ये सूरत हाल वाज़े कर देनी चाहिए। देखिए, भारत हमारा हमसाया है और हमारा रवैया 100% ये होना चाहिए कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ दूसरा इसका जुज़ ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस हमसाये के साथ हम रह रहे हैं उसका रवैया हमारे साथ क्या है। अब देखिए, भारत, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, इन चारों हमसायों में से भारत जो है वो हमारा असली दुश्मन है, इसलिए कि भारत के जो मुख्तलिफ तबके हैं, उनके पॉलिटिशियंस, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ जो क्रॉस सेक्शंस हैं, वो ये समझते हैं कि भारत की तकसीम हुई है और पाकिस्तान का वजूद हुआ है। वो अखंड भारत की बात करते थे, आज भी करते हैं। वो महाभारत की बात करते थे, आज भी महाभारत की बात करते हैं। आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कश्मीर, इसलिए हम उसको आज़ादी की बात नहीं कर सकते, प्लेबिसाइट नहीं कर सकते कि वो भारत का अटूट अंग है, हिस्सा है, और हम पहले पाकिस्तान तकसीम कर चुके हैं, अब हम कश्मीर को छोड़ के अब हम भारत को मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह अब आप देखिए कि महाभारत और अखंड भारत जो एक बैनुल अक़वामी एक बनना चाहता है, एक ताकत बनना चाहता है, आप उनके अगर रिसर्च करें, देखें, मुख्तलिफ जो मगरबी पेपर्स में भी आता है, आप देखें तो वो जो अपनी नेवल फोर्सेस को बढ़ा रहा है, जो अपनी एयर फोर्स को वो दे रहा है, ताकत मुहैया कर रहा है, और जो वो मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, तो वो तो छोटी मोटी जंग की बात ही नहीं कर रहा। अब आप देखिए कि इस खित्ते के अंदर जो साहब वक्त हुआ ब्रेक का, इसके बाद हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कुछ भारतीय इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में क्या है। गैर मुल्की हाथ की बात नहीं करेंगे, खुफिया हाथ की बात नहीं करेंगे, सबूत दिखा देंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। गुफ्तगू हम कर रहे थे पाक भारत जो वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है आज उसकी, और सारा दिन भारतीय मीडिया पे जो पाकिस्तान बैशिंग हमने आज देखी है। नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली में आज बीजेपी की बहुत बड़ी रैली से खिताब किया, उसमें जो उनका लबो लहजा है, और मनमोहन सिंह का जो लबो लहजा है, मामला यह है कि हम खुद अच्छे ताल्लुकात हमसायों से चाहते हैं, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पर सबसे बड़ा ये इल्ज़ाम दिया जाता है। जाहिर है कि ये अब दबाव हर तरफ से जब हो तो उसके लिए हमारी तैयारियां क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं, सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ और हाफिज सलमान भट्ट साहब के साथ, ज़रूरी है कि हाफिज सईद साहब से बात की जाए और हाफिज साहब से पूछा जाए कि माजरा क्या है, क्या वजह है कि भारतीय मीडिया आज भी सारा दिन उनके हवाले से गुफ्तगू करता रहा। मुज़ाकरात में भी सबसे जो भारत की तरफ से पहला मुतालबा होता है वो हाफिज साहब को के हवाले से होता है, उनके जिक्र, उनके तस्करे से होता है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज सईद साहब, आज इंतहा ये थी कि मैं कमेंट सुन के हैरान हो गया एक भारतीय टीवी चैनल पे कि वो ये कह रहे थे कि भारतीय वज़ीर आज़म जो है वो ए टीम का कैप्टन है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो सी टीम का कैप्टन है। ए टीम जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और जो बी टीम है वो हाफिज सईद हैं, और उसके बाद कहीं जाके पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आता है। तो इतना जो आपको भारत में क्या मसला क्या है?
हनीक साहब, मसला ये है कि ना मेरी जात का मसला है न AB टीम का मसला है। इंडिया असल में कश्मीर से के मसले से बचना चाहता है। वो जब यानी उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई कश्मीर पर बात करें, असल मसला ही मुतनाज़ा मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर है। अब दुनिया इस बात को जान चुकी है, तो इससे जान छुड़ाने के लिए फिर वो मेरी तरफ और जनाब प्रोपेगेंडे की एक तवील फहरिस्त लेके आ जाते हैं और झूठ भर झूठ बोलते रहते हैं। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मामले में क्लियर कर चुके हैं, हमारी अदालतें साबित कर चुकी हैं कि हमारा किसी दहशतगर्दी और किसी ऐसे मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। लेकिन इसके बावजूद वो हमारा नाम लेकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडे की एक सियासत शुरू कर रखी है। हाफिज साहब, दूसरी बात, कथा कलामी की माजरत, दूसरी बात ये भी कहा जा रहा था सारा दिन कि मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब से क्या मिलना, जिनके छोटे भाई जमात उद दावा को फंड करते हैं, हुकूमत पंजाब पैसा देती है दहशतगर्दी के लिए। इस पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए भाई, बात साफ है कि ना कोई इमदाद है, ना कोई मसला है, ना इनके पास कोई खबर होती है, और बगैर किसी मालूमात के झूठ उठा देना और फिर उसको प्रोपेगेंडे का बाइस बना के वो कहते हैं ना, झूठ इतना बोलो कि सच नजर आए। बस इस उसूल के ऊपर इंडिया जो है ना जी वो काम कर रहा है। चाहे वो बम्बई अटैक्स की बात हो, 5 साल हो गए शोर मचाते मचाते, दुनिया भी सुन सुन के थक गई है। और इनके अपने लोग इस वक्त कह उठे हैं कि भाई बम्बई का कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। उनका वजीर दाखिला खुद ऐलान, यानी उनके दाखिला सेक्रेटरी जो है वो कह चुके हैं कि इंडिया का अंदर का मामला है। हर चीज वादे हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बस उन्होंने एक बात कहे चली जानी है और ना अदालतों की परवाह। हमारी अदालतों ने मुझे क्लियर करके कहा मेरा बम्बई अटैक से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अफसोस है कि इंडिया ना हमारी अदालतों को मानता है, ना बैनुल अक़वामी निज़ाम कानून किसी को नहीं मानता, सिर्फ प्रोपेगेंडे की सियासत करता है। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि ये जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की, इस मुलाकात से आपकी तवक्कुआत क्या थी और क्या आप भारत के साथ वाकई मुसलसल हालत जंग में रहना चाहते हैं? भाईजान मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा हो गया, मुलाकात तो हो गई। ये तो शायद वो कभी मुलाकात चाहते ही नहीं थे, पीछे से बड़ा दबाव था। नरेंद्र मोदी साहब इधर जुलूस निकाल के फिर रहे थे कि मनमोहन एक दफा मुलाकात तो करे, और अजीब शोर था पूरे इंडिया के मीडिया के ऊपर। तो मैं तो सच्ची बात है कि बहुत हौसलामंद आदमी कहता हूँ मनमोहन को, जिसने बड़ी जुर्रत के साथ कम से कम नवाज शरीफ से मुलाकात तो कर ली। तो ये तो चाहते ही नहीं है, ना मुलाकात ना मुज़ाकरात, बस सिर्फ बदनाम करना और पाकिस्तान को मतून करना, ये इनकी सियासत है जी। अच्छा ये बताइएगा कि जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म यानी दहशतगर्दी का मरकज मनमोहन सिंह ने कहा है यूएन से खिताब करते हुए पाकिस्तान को, इस पे आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें बैनुल अक़वामी कमीशन कोई बना लो, ये साबित करो कि दहशतगर्दी का मरकज इंडिया है या पाकिस्तान है। अगर इंडिया का मौजूदा वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खारजा, 3 वजीर ये कह चुके हों कि बीजेपी ने यानी दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, वहां मुतअद्दिद तंजीमों के नाम लेकर अगर वज़रा ये बात कहते हैं, और अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसी बात हुई है, किसी ने कोई कभी एतराज किया हो या कभी किसी ने बात की हो किसी वजीर ने इस मसले पर? तो वो तो इंडिया के अंदर सब कुछ साबित हो चुका है। क्या आप जानते नहीं है कि इंडिया की तरफ से वो उनके पहले आर्मी चीफ ने खुद एतराज किया है कि उन्होंने कौमी बजट से इंडिया के अंदर फौज में एक यूनिट कायम किया था जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाइयां करना था और हमारा नाम लेकर के उनको हदफ बनाना था। तो ये चीजें अगर आर्मी चीफ कबूल करते हैं और मानते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए एक यूनिट फौज के अंदर तश्कील देते हैं, तो भाईजान इसके बाद भी आखिर कोई इसी दलील की जरूरत रह जाती है? आखिरी बात हाफिज साहब, क्या आप ये वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा जंग रहे, कभी दोस्ती ना हो? भाईजान मैं तो एक दिन के लिए भी जंग मुनासिब नहीं समझता, ना जंग मसले का हल होता है। हम समझते हैं कि मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए, लेकिन मसला कश्मीर का है। जब हर तरफ से आप सब दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा अनीक साहब?
हम तो चाहते हैं कि सब दरवाजे खुले रखो और हक और इंसाफ के साथ बात करो, हम तो ये कहते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपने सुनी हाफिज साहब की गुफ्तगू, क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस एतबार से ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि मैंने ये बातें जो उन्होंने कही हैं इससे पहले कही थी कि इंडिया के अंदर इंतहाई जिम्मेदार ओहदों पे जो लोग हैं उन्होंने वो सबवर्शन और टेररिज्म उसको ओन किया है, जिसके इशारे भारतीय तो जिसका मतलब फिर यह है कि हम अपनी मुश्किलात में डॉक्टर साहब फंसे हुए हैं और भारत इसका जाहिर है कि वो अगर हम उनकी तरफ जाएंगे तो वो हमारा दोस्त वो नहीं रहा, वो उससे फायदा उठाएगा। सो फिर हम क्या उम्मीदें भारत से रखें और अपनी तैयारी किस तरह की करें? असल तो जी इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने जो अगला सवाल किया कि क्या तैयारी किस तरह की करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू ये है कि हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि भारत के सामने अगर लेट जाओ की पॉलिसी हम अपनाएंगे तो भारत राजी हो जाएगा और उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा जो कुछ वो करता रहा है और करता आया है और करता रहना चाहता है। जो अब मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ। इस वक्त जो भारत के इशूज थे ना, ये गुफ्तगू जिस वजह से मनमोहन साहब ने की है, वो 2 इशूज थे। एक तो यह है कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कमिटमेंट लेना चाहते थे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कमिटमेंट चाहते थे कि मोस्ट नेशन फेवरेट का उनको टाइमलाइन दी जाए। फैसला तो हो गया है, जो IMF का एग्रीमेंट है, अगर कोई हुकूमत वाला चाहता है कि वो मेरी बात की तरदीद करे तो आपके प्रोग्राम अगले में आ जाए और आके तरदीद कर दे और वो एग्रीमेंट दिखा दे कौम को कि क्या उसमें मोस्ट फेवरेट नेशन वाली शर्त शामिल है या नहीं है। वो कबूल करके दस्तखत कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त बैठी हुई है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट। एक तो ये था उनका इशू। दूसरा इशू ये है कि तकरीबन 9000 चीजों की एक लिस्ट है और आप देखिए कि ये इशारे आपको प्रेस में मिलते हैं उधर भी और बॉर्डर के इधर भी मिलते हैं पाकिस्तान की तरफ भी कि 9000 चीजों की एक फहरिस्त है जो वो शामिल करवाना चाहता है, जो नेगेटिव लिस्ट में इस वक्त चीजें मौजूद हैं। और ट्रेड का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ से। आप जाके देखें वागा पे बजरी के ट्रक जाते हैं और उधर से बहुत सारी चीजें आती हैं जो ओवर 900 हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 400 समथिंग है। अब ये उसके 2 इश्यूज थे, इन इश्यूज के ऊपर ही वो फोकस रख रहा था। उसको मिलना पड़ा मजबूरन, जो बैनुल अक़वामी दबाव था उसकी वजह से, बाकी कोई बात नहीं थी कि वो हमसे कोई संजीदा गुफ्तगू करना चाहते हैं। जो हमें करना चाहिए 3 स्टेप्स फौरन ले लेने चाहिए। एक तो ये है कि भारत को कॉम्पैक्ट डायलॉग के ऊपर लाना चाहिए और ये जो आपने कहा जी कि एक बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ऐसे मुल्क जिनके दरमियान जंगें हो चुकी हों, दुनिया की कोई तारीख आप नहीं बता सकते जिसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले करके सारा कुछ आप जो जी डॉक्टर साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। इसके बाद इस गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे और देखेंगे कि हम जिन हालात का शिकार हैं उनसे कैसे निकला जाए। गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है पाक भारत जो मुलाकात हुई आज दोनों वज़ीर आज़म की, उस पर और क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं और क्या हमारे हालात हैं, किन किन मुश्किलात में हम जकड़े हैं और आगे हमारे लिए व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हमें करना क्या चाहिए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश करूंगा सर कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं, मतलब ये कि हम इमदादी सामान भी पहुंचाना मुश्किल हुआ है। कराची का ऑपरेशन शुरू हो गया हुआ है, पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने या फाटा के हैं, आज जो पेशावर में धमाका हुआ वो भी ज़ाहिर है हम सब जानते हैं। अब इन हालात में भारतीय दबाव भी हम पे बढ़ता चला जा रहा है। पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है? अनिक साहब, ये जिन हालात और वाक़यात की तरफ आपने इशारा किया है, इनसे पाकिस्तान गुज़िश्ता 12-13 साल से दो चार है। इनकी अपनी एक हिस्ट्री है, इन सब की अपनी अपनी बैकग्राउंड है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कह के तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि चूंकि ये तवील अरसा से पेंडिंग मामलात जो हैं वो दरपेश हैं। इन सभी चैलेंजेस को निपटना है, इन सभी चैलेंजेस की आंखों में आंखें डालकर देखना है और पाकिस्तान को एक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मुल्क बनाना हम सब का फर्ज है। हुकूमत अपने इस फर्ज को पूरा करने के लिए सब महाजों पर काम कर रही है। कराची के हालात को ठीक करने के लिए कराची के महाज पर काम किया जा रहा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए दहशतगर्दी के महाज पर APC ने अपनी काम का आगाज किया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए बलूचिस्तान के महाज पर काम किया जा रहा है और सभी में कोई ना कोई पेशरफ्त है। बहुत सी पेशरफ्त हैं जो आपको नजर आएंगी, कुछ ऐसी हैं
जो नजर नहीं आएंगी और नजर नहीं आनी चाहिए, तो उनको जब तक किसी वो नतीजा खेज मरहले तक नहीं पहुंच जाती। अच्छा, यहाँ पे गुजारिश मैं करूंगा कि हमें भारतीय वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का, बराक ओबामा से मुलाकात के बाद भी यही कहा, यूएन में खिताब के दौरान भी यही कहा, आज फिर पाकिस्तानी ज़ाहिर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो हमने सर्द चेहरे देखे, कुछ ऐसा हम डिफेंसिव रहते हैं। परवेज साहब, बलूचिस्तान में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की है, जैसे कि मैं सिर्फ एक आज मिसाल दे रहा हूँ अपने शो में, डॉक्यूमेंट्स पे दिखाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मुनीर मैंगल नाम का एक आदमी जो कि मैंगल कॉलोनी कोयटा का रहायशी था, 25 मई 2007 को ये अफगानिस्तान पहुंचा। उसके बाद इस वक्त ये कंधार में है और इसकी सारी डिटेल स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इसने वहाँ पे अफगानी आईडी कार्ड लिया, तस्करा पासपोर्ट लिया, कंधार की इसने कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया से वीज़ा लगवाया, इंडिया गया दिसंबर 2010 में। तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लजपात नगर न्यू दिल्ली में इसको फ्लैट मिला, वहाँ से इसको 300 सेट मिले रिसीवर्स के, ट्रांसमीटर्स के, डेटोनेटर्स के जो IEDs में यूज़ होते हैं। वापसी पे ये काबुल एयरपोर्ट गया, NDS ऑफिशियल्स ने इसे क्लियर किया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जो दिल्ली में इसकी ली गई हैं एयरपोर्ट आमद पर, पुलिस रिपोर्ट करवाते हुए रॉ के सेफ हाउस में। अफगान पासपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है, भारतीय वीज़ा की तस्वीर आपके सामने। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ जब ये इन्वॉल्वमेंट इस तरह की होती है तो हम खुफिया हाथ, गैर मुल्की हाथ कह के जान छुड़ा लेते हैं। हम खुद इन अजाबों में फंसे हैं। आगे अगर भारत से हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि जाहिर है हर महज़ब कौम की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो हमसायों के साथ अमन से रहे, हमारी भी ख्वाहिश है अमन से रहें, लेकिन हम डिफेंसिव क्यों रहते हैं? पर वैसा ऐसा क्यों नजर आता है? हम उनकी बातें सामने क्यों नहीं लेकर आते? मेरा नहीं ख्याल कि ना हम डिफेंसिव हैं और ना हम अग्रेसिव हैं, और दोनों होना भी नहीं चाहिए। ना अग्रेसिव होना चाहिए, ना डिफेंसिव होना चाहिए। आपको रैशनल होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। बलूचिस्तान में अगर हम ये महसूस करते हैं और हमारे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं कि बलूचिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, तो आज भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उसका इजहार कर दिया गया है, तो डिफेंसिव तो ना हुए हम। इसी तरीके से जो UNO में तकरीर की, उसमें जो हमारे इश्यूज हैं, जिसमें कश्मीर का इशू आता है, उस पर भी बात कर दी गई, तो वहाँ पे भी हम कोई डिफेंसिव ना हुए। तो ये तासर, ये परसेप्शन जो है कि हम डिफेंसिव पे हैं, ये भी कोई इतना दुरुस्त तासुर नहीं। आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि तासुर, जिस तरह आपने तासुर की बात की, तासुर ये नजर आता है कि इस वक्त हम शायद कोई क्लैरिटी हमारे विजन में नहीं है। अगर हमने तमाम इन चैलेंजेस पर काबू पाना है तो उसके लिए ज़ाहिर है इंडस्ट्री चले, पैसा आए, हम अपने पैरों पे खड़े हों। इस तरह की तो सूरत हमारे यहाँ बनती अभी दिखाई नहीं दे रही। हमने उसकी तरफ कदम तो बढ़ाने शुरू कर दिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कि लोगों का एतमाद है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान की तरफ अब उसने रुख करना शुरू कर लिया है। तो जैसे फिर भी मैंने आपसे अर्ज किया कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं, साथ वो कराची का है, बलूचिस्तान। बाबर अवान साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, हमारे शो में शरीक हैं। जी बाबर अवान साहब। मैं समझता हूं कि सवाल एक ही है, इनकी ज़ाहिर है एक पोजीशन ज़रा नाजुक है इस एतबार से, गवर्नमेंट के भी स्पोक्समैन हैं और अपनी पार्टी के भी स्पोक्समैन हैं, इसलिए इन्होंने एहतियात से बात की है। सवाल एक ही बनता है कि जो आज अभी आपने दिखाया, ये वाज़े सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं और इंतहाई ज़िम्मेदार इदारा है। क्या इसको हुकूमत पाकिस्तान भारत से ऑफिशियली उठाने का इरादा रखती है, और क्या इसको जिस तरह से भारत बैनुल-अक़वामी फोरम से उठाता है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी कुछ करेगी? एक और सवाल साथ कर जी सलमान। सेनेटर साहब से मैं एहतराम के साथ ये पूछना चाहूँगा कि क्या मोस्ट फेवरेट नेशन की सूरत हाल क्या है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इस सिलसिले में? पहले मैं बाबर साहब के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो अभी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई भारत के वज़ीर आज़म के साथ, उसमें बलूचिस्तान में जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, उनके बारे में उनको आगाह किया गया है, और इसका बाद में प्रेस ब्रीफिंग में भी बता दिया गया कि बलूचिस्तान के हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म साहब के साथ बातचीत हुई है। और बाबर अवान साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ, और उन्हें पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि हम हुकूमत पाकिस्तान हैं, और पाकिस्तान का मफाद हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करते हुए हमारे लहजे में कोई हिचकिचाहट नहीं कभी आएगी, कभी कोई थरथराहट नहीं आएगी, और हम चीजों को 5-5 साल और 12-12 साल तक डिले करने वालों में से नहीं हैं। चैलेंजेस जैसे दरपेश आते हैं, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। हमारी तरफ से कभी देरी नहीं हुई है।
और पहली मुलाकात में ही ये सारे कंसर्न्स उनके सामने रख दिए गए हैं। और अब सलमान भट्ट साहब का सवाल आपसे परवेज साहब। जी, सलमान भट्ट साहब को इल्म होना चाहिए कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जहां तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर कर चुका हुआ है। और मोस्ट फेवरेट नेशन का दूसरा मरहला ये है कि दुनिया के बेशतर मुल्क जो हैं, तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्क हैं जो एक दूसरे को मोस्ट फेवरेट नेशन के तौर पर कहते हैं। और ये मोस्ट फेवरेट नेशन होना जो है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप तजारत के मामलात में एक दूसरे के साथ तजारत के मामलात को जरा लिबरल तरीके से इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। हम हिंदुस्तान की नई मुंतखब हुकूमत जो है उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो नई मुंतखब हुकूमत आएगी, उनके साथ हमारे मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर इस मसले पर फैसला कर लिया जाएगा। परवेज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज। जी वेलकम बैक। तलाश कर रहे हैं वो रास्ते जिन पर चलकर पाकिस्तानी कौम को खुशहाली मिल सकती है, सुकून मिल सकता है। किस तरह से ये चैलेंजेस जिनका हमें सामना है, किस तरह इनसे डील किया जाए। हाफिज साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा इस चंक में। जी हाफिज साहब, फरमाइएगा कि जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, यानी बलूचिस्तान के हालात, कराची जहां से हमने बात शुरू की थी, हमें अब करना क्या चाहिए? देखिए, हमें अपने तसव्वुरात को ठीक कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि भारत हमारा हमसाया है और हमारा दुश्मन हमसाया है। ये अगर हम क्लियर रखें, अभी मिनिस्टर साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मोस्ट फेवरेट नेशन हम नहीं कर रहे, उसका ये होता है, उसका वो होता है। नहीं, मोस्ट फेवरेट नेशन एक दफ़ा हो जाएगा तो फिर आप, इसका मतलब है कि वो आपका मुखालिफ नहीं है, आपका दोस्त है, आपका उसके साथ ताल्लुक बेहतर होते हुए फिर आप कहेंगे जी फौजें ख़त्म करो, हांगकॉन्ग बन जाओ और सिंगापुर बन जाओ। मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी दुरुस्त, हिंदुस्तान हमारा हमसाया है, हमारा दुश्मन हमसाया है, दुश्मन हमसाए के साथ दोस्ती होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन अगर दुश्मन दुश्मनी पे उतरे तो फिर उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, एक मिलिटरीली तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी कौमी एक इत्तेहाद और इत्तफाक और इंटेग्रिटी जो है उसको पेश नज़र ज़्यादा रखना चाहिए। कौम मुत्तहिद होगी तो बाहर से हमें कोई नहीं जीत सकता, बाहर से हमें कोई नहीं फतह कर सकता। आज क्या सूरत है, आपका जो फाटा है, टोटल कौमी असम्बली की 12 सीटें हैं, यानी लाहौर की 13 हैं और फाटा की 12 हैं। इसी तरह पूरा बलोचिस्तान आपका जल रहा है, बलोचिस्तान की 14 सीटें हैं। लाहौर के बराबर ये दोनों खित्ते हैं और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी लोगों की वेलफेयर है, लाहौर ज़िले के बराबर आपने पूरे बलोचिस्तान में करनी है और लाहौर ज़िले से भी छोटा जो है वो आपने फाटा में करनी है। क्यों नहीं उनके हार्ट्स और माइंड्स को आप जो है विन कर देते? क्यों नहीं आप उनके साथ बातचीत करके उनके साथ मोहब्बत करें? ठीक है, इंसर्जेंसी है, को बाहर कहा था, आपने जो बात की है, ये जो आपने सामने लाया है, इसके बाद कोई सबूत रह जाता है कि किसी और तरफ से कोई के भारत वहां पर मुदाखलत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो भारत मुदाखलत कर रहा है, वो तो कर रहा है, मतलब हमें क्या करना चाहिए? वो तो देखिए ना जी, अमेरिका कर रहे हैं, हम कहते हैं जी रेमंड डेविस नेटवर्क है, वहां भारत मुदाखलत, आखिर उनको हमारे भाई बेटे मिल जाते हैं ना, अंदर से मिलते हैं लोग। जैसे आपने भी ये मैंगल क्या नाम लिया उसका, वो हमारे यहाँ भाई है ना, पाकिस्तानी, मुनीर मिल गया, मुनीर मैंगल। तो इन मुनीर मैंगलों को हम क्यों नहीं मोहब्बत के साथ गले लगाते? हरब्यार मरी को और ब्रह्मदास भुगती को और वो जवेद मैंगल, इन सबको, आखिर ये हमारी मिट्टी के सपूत हैं, इनके साथ बात करें, फाटा के लोगों के साथ बात करें। और फाटा के बाद भी मैं ये अपनी बात मुख्तसर करते हुए, आप देखिए कुछ आजकल ये चल रहा है कि ये कैसे बात हो, क्या होगा। ये आपने मुज़ाकरात को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर नहीं लिया, आप 10, 11, 12 साल से फर्स्ट ऑप्शन आपका फैंटी लगाओ था, मारो 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 मारो। ये मुज़ाकरात सेकंड ऑप्शन है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। जी डॉक्टर साहब, आपको इंक्लूड करूंगा। आप अग्री करते हैं हाफिज साहब के साथ कि क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या मुज़ाकरात की फिजा है? मुज़ाकरात हो पाएंगे? करेंगे तो किससे करेंगे, किस ग्रुप से करेंगे? और जो ग्रुप्स हमें बताए जाते हैं, अखबारों में भी खबरें छपती हैं, मैं हैरान हूं, 80 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स हैं, किसका क्या नाम है, कहां से ये डाटा आता है, किससे बात करें, क्या करें? क्या देखिए, वक्त आ गया है कि हुकूमत कौम से और पार्लियामेंट से सच बोले, हुकूमत कौम और पार्लियामेंट के सामने तफसीलात लाए और हुकूमत कौम और पार्लियामेंट को एतमाद में ले। अभी जो मैंने एक ही सवाल किया था मिनिस्टर साहब से, उसका उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं फरमाया और ये नहीं बताया कि जो आज आपने दिखाए हैं ये डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर एक जंग की तैयारी करवाने के लिए जो कुछ किया गया भारत के सामने, उन्होंने तबसरा करना भी उस पर पसंद नहीं फरमाया।
ये वो पॉलिसी है जिसको वो कह रहे हैं कि उसके कोई नताइज निकलेंगे। इसका सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है कि भारत और हठधर्म होता जाएगा। आप देखिए कि छोटा मुल्क या बड़े मुल्क की बात नहीं है, ए टीम और बी और सी टीम की बात नहीं है, ये दो न्यूक्लियर ममालिक हैं और उसमें जो कन्वेंशनल आर्मीज हैं उसकी नंबर गेम का सवाल नहीं है। इन ममालिक को इक्वल पेडेस्टल पे सारी दुनिया देखती है और जनूब मशरकी एशिया नहीं देखता, पूरा ग्लोब देखता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को न जाने क्यों इधर देखने की गुजारिश डॉक्टर साहब गुजारिश ये करूंगा कि ठीक है, भारत जो कर रहा है और हम बाहर के बैरूनी साजिशें उनको छोड़ दें, वो अपने काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी से मेरी मुराद ये है कि हमारी इकोनॉमी आपके सामने है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का अगर ठीक करना है उसके लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी गलियों में जनाजे उठ रहे हैं, हमारी कुछ सियासी आपको को फोकस नजर आता है? हम किसी तरफ जाने के लिए तैयार भी हैं? बिल्कुल फोकस है, बैरूनी तजारत पे है और वो भी मखसूस ताजरों के जरिए से, फोकस है डॉलर के कारोबार पे और वो भी मखसूस बैंकों के जरिए से, फोकस है और कर्जों का और वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक और अंदरूनी तौर पे भी जो अपने दोस्त हैं उनके बैंकों के कर्जों के जरिए से। देखिए फोकस नहीं है, बड़ी बदकिस्मती की बात, मैं ज्यादा सख्त बात नहीं कहना चाहता, लेकिन फोकस बिल्कुल भी नहीं है। फोकस देखिए, जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन जिनके मर रहे हैं उनको कौन जवाब देगा? जिनके घर उजड़ रहे हैं उनको कौन जवाब देगा? जो बस्तियां वीरान हो रही हैं कराची के अंदर उनको कौन जवाब देगा? हम ये नहीं कह सकते कि इंतजार करो, अगर हुकूमत कुछ कर रही है, अभी भी वो कह रहे थे कि कुछ बातें कौम को पता नहीं चलनी चाहिए। भाई कौम को सब बताना चाहिए और कौम के सामने कौम के मुंतखब क़यादत ने भी आपके साथ बैठ के आपको बैकअप दिया है। अच्छा, जो एक असली इशू है उसकी तरफ जाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। वो इशू ये है कि हमारा मल्टी डायमेंशनल इशू है, आप अलग-अलग टीम्स बनाएं, हुकूमत बताए कि उनके कौन से जिम्मेदार लोग हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, या हुकूमत ने कोई लोग हायर किए हुए हैं जिनके जरिए से गुफ्तगू हो रही है, या कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। मुझे जो लगता है वो बड़ी सीधी बात मैं कहना चाहता हूं कौम के सामने खोल के, ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये FPAC पॉलिसी के तहत हो रहा है। इसमें जो इंटरनल हमारा इनपुट होना चाहिए था पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, जो पाकिस्तान के लोगों का, वो इनपुट मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह से सिमत नहीं अभी तक तय हो सकी कि हमने किधर जाना है, और कोई बेसिमत कौम उसको उम्मीद नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है जिस बात की, वो इस बात का यकीन और उम्मीद है कि ये हालात काबू में आएंगे और इंशाल्लाह काबू में आएंगे। लेकिन वो देने वाले जो हैं उनका फोकस और तरफ है। जो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगले साल आपने आगाज यहां से किया था, आप देखिए अगले साल मार्च में अमेरिका के सदर ने कहा, किसी उससे कम दर्जे के आदमी ने नहीं कहा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से, दैट वी आर गोइंग टू हैव अ जीरो प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। उसका मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा एक स्पिल ओवर टुवर्ड्स पाकिस्तान। 32 लाख अफगान मुहाजिरीन 32 साल से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और कल उनका एक मुजाहरा था जिसमें वो कह रहे थे हमें पाकिस्तानी तस्लीम करके और हमारा वोटर लिस्ट में नाम डाला जाए। अब इस सूरत हाल को आप कैसे संभालेंगे? फिर जब वहां से वो जो अफवाज जो अपने सामान की हिफाजत के साथ वहां से निकासी चाहती हैं, वो निकल के जब जाएंगी तो आपकी पॉलिसी क्या होगी? और फिर इंडिया जो दबाव बढ़ा रहा है, उसके मैंने दो आपको नुकात बताए, दो अफगानिस्तान के हवाले से भी नुकात हैं, वो भी आप सुन लीजिए। पहला नुकता यह है कि जो बगलियार से बड़ा डैम इस वक्त बनाने के लिए तैयारी कर रहा है इंडिया, बल्कि उस पर काम हो रहा है, जो इब्तदाई काम हो रहा है, उस डैम को बनाने वाले वो 3 डैम दरिया काबुल के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं ताकि भारत अगले साल मार्च में दबाव पाकिस्तान पे डाल सके। दूसरा, भारत इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, इससे पहले मौजूद नहीं था। जब वहां से सोवियत यूनियन उठ के गया था, दरिया आमू उसकी फौजें क्रॉस कर रही थी, भारत उस वक्त वागा से परे था। इस वक्त भारत हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर भी बदकिस्मती के साथ अफगानिस्तान में मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, इन हालात खत्म हो रहा है जी, कोई रीजनल अलायंस होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और अब हाफिज साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने जहां पे गुफ्तगू का इख्तिताम किया, हाफिज साहब हम सैंडविच बन गए हैं। एक आम पाकिस्तानी वोटर वोट दे सकता था, वो वोट दे चुका, वो आसमान की तरफ देख रहा है, उसको जवाब नहीं मिल रहा। हाफिज साहब वो क्या करें? देखिए जी, ये मसला जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट को अब 100 दिन गुजर गए, अब तो 3.25 महीने गुजर गए हैं, 120 दिन होने को आ रहे हैं। इनकी पॉलिसीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए। मईशत कैसे बेहतर होगी? आप देखिए कि जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है वो किधर को जा रहा है। हमारी वो बिजली बढ़ रही है, 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगी। हमारा डॉलर का क्या हाल हो गया है? मईशत की भी कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही, इनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई समझ नहीं आ रही, इनकी इंटरनल जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो समझ नहीं आ रही,
और अगर ये कौम को ये सारे मामलात के अंदर लाइन नहीं दे सकते, कौम को लीड नहीं कर सकते, तो फिर वो मैंडेट सारा बेकार हो जाएगा। और मैं आखिरी बात ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब ने 1-2 दफ़ा कहा है कि हम भारत के साथ दोस्ती जो है वो 12 अक्टूबर से जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो मैं इनको गुजारिश करूँगा कि हम में से कोई भी, हम बेवकूफ़ और अहमक नहीं है कि हमें पता है कि जंग हमारी मईशत को कहाँ ले जाएगी, हम लड़ना नहीं चाहते भारत से, लेकिन बगटुट अगर आप भागेंगे, बगैर सोचे समझे जाएंगे, तो जहाँ फिर आपने छोड़ा था वहाँ पर हमने भी छोड़ा था, इस कौम ने भी छोड़ा था। अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो ये कौम भी वहाँ से शुरू करेगी। 20 फरवरी को वाजपेयी का मसला हुआ था, ऐलान लाहौर हुआ था, और 12 अक्टूबर को कू हो गया था। इस फेट से अगर आप बचना चाहते हैं तो कौम को साथ लेकर चलें, अकेले मत भागें। शो के इख्तिताम में जाहिर है हाफिज़ साहब की बातें हमने तमाम शुरका की ने अपने अपने ज़ाहिर ख्याल किया। आखिर में इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत है, हमने आपको वोट दिया है, हमें हक़ है कि हम आपसे सवाल उठाएं, हम आपके मुखालिफ नहीं। आप दुरुस्त समत में कदम उठाइए, पूरी कौम आपके साथ है, लेकिन हमने आपको वोट दिया है। अब हमें कुछ एक्शंस के वक्त है, हमें कुछ बताइए, कुछ बेहतर होता हुआ हमें रिजल्ट्स चाहिए, वो हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आ पा रहे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।